ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और देखिए, आज का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण दिन। कुछ ही देर बाद सारी तस्वीरें साफ हो जाएंगी, लेकिन लगभग तस्वीरें साफ हो चली है। और भारतीय जनता पार्टी के लिए जो नतीजे आए हैं वो बेहद ही निराशाजनक है। ये उम्मीद नहीं की थी। और चर्चा पर जाने से पहले मैंने बताया था, वासु शर्मा बीजेपी की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए, उन्हीं से पहला सवाल। जिस तरीके से नतीजे आए हैं, वासु जी क्या कहना चाहेंगे आप? उत्तर प्रदेश में तो स्थिति बेहद ही खराब है। ठीक है, माफी के साथ वासु जी आपको रोकना चाहूंगे। इस बीच बड़ी खबर, एनडीए को मिले जनादेश पर पीएम नरेंद्र मोदी ने पोस्ट किया है। पोस्ट में लिखा है कि देश की जनता जनार्दन ने एनडीए पर फिर भरोसा जताया है। भारत के इतिहास में ये एक अभूतपूर्व पल है। तो ये पीएम नरेंद्र मोदी का पोस्ट, एनडीए को मिले जनादेश के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने पोस्ट कर लिखा है, देश की जनता जनार्दन ने भरोसा जताया है एक बार फिर से। भारत के इतिहास में ये एक अभूतपूर्व पल है। स्नेह और आशीर्वाद के लिए परिवारजनों का आभार। जनता की आकांक्षाओं को पूरा करेंगे, पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से पोस्ट कर साथ ही ये कहा गया, हम नई ऊर्जा नई उमंग के साथ इस बार काम करेंगे। तो जिस तरीके से बहुमत मिला है एनडीए को, उसे लेकर के पीएम नरेंद्र मोदी ने पोस्ट किया, देश की जनता जनार्दन ने एनडीए पर फिर भरोसा जताया, उसके लिए आभार व्यक्त किया। साथ ही कहा, हम नई ऊर्जा नई उमंग के साथ देश की सेवा करने का काम करेंगे। आपके स्नेह और आशीर्वाद के लिए आभार। वासु जी, तो चलिए ग्राउंड जीरो का रुख कर लेते हैं। ग्राउंड जीरो से सहयोगी नीरज मिश्रा बने हुए हैं। नीरज, देखिए पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से पोस्ट भी किया गया है। पोस्ट में तो साफ कहा गया है कि हम नई ऊर्जा नई उमंग के साथ काम करेंगे। जनता जनार्दन का जो भरोसा मिला है उस पर आभार व्यक्त किया है, लेकिन स्थिति तो ग्राउंड जीरो पर कुछ और ही नजर आ रही है। जी देखिए, एनडीए को पूर्ण बहुमत मिला है, इसमें कोई कहने की बात नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश से जो आशाएं थी कि 70-72 सीटें, वो अभी भी नहीं आ पाई हैं। इसलिए मतलब एक बात आप ये समझिए कि बहुत ज्यादा आशा थी उत्तर प्रदेश से, और अगर उत्तर प्रदेश संभल जाता तो आज स्थिति ये होती कि बीजेपी अपने दम पर पूर्ण बहुमत आ जाती। लेकिन अब उसे सहयोगियों के दम पर रहना पड़ेगा। कोई फैसला एक तरफा नहीं दिया जाएगा। अगर सहयोगी नाराज हो गए, चंद्रबाबू नायडू नाराज हो जाएंगे। अच्छा नीरज, देखिए जिस तरीके से उम्मीदवारों के जो मौजूदा सांसद थे उनके टिकट काटे गए, नए चेहरों को उम्मीदवार बनाया गया है, नए चेहरों पर भरोसा दिया गया। साथ ही जो कांग्रेस पार्टी से, समाजवादी पार्टी से, बसपा से, किसी भी दल से नाता तोड़ ताड़ करके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे थे, उन्हें भी टिकट दिए जा रहे थे। इसकी वजह से तो ऐसी स्थिति नहीं हो गई बीजेपी की? बिल्कुल, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि प्रत्याशियों से लोगों की नाराजगी थी। इस बात में कोई शक नहीं। देखिए कितने बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री चुनाव हार गए, कौशल किशोर चुनाव हार गए, स्मृति ईरानी चुनाव हार गई, इसके अलावा अजय मिश्रा टेनी चुनाव हार गए, महेंद्र पांडे चुनाव हार गए। बड़े बड़े जो लीडर थे, बड़े बड़े मंत्री पद पे थे, वो चुनाव हार जाते हैं। तो इसमें सोचना चाहिए कि आखिर इतने बड़े बड़े मंत्री जो जनता का काम कर रहे थे, या किस तरह उनकी छवि थी, जो कि बड़े बड़े वोटों से, बड़े बड़े अंतरों से वो चुनाव हारे हैं। उत्तर प्रदेश जहां सरकार है आपकी, जहां पर केंद्रीय मंत्री इतने ज्यादा हैं, तो वहां से आप चुनाव अगर हार जाते हैं तो जरूर इसमें चिंता की विषय है, और ये सोचने का विषय है कि आखिर क्या कमी रह गई, क्या प्रत्याशियों से नाराजगी थी, अगर थी तो इस बात को पहले क्यों नहीं समझा गया। और इसके अलावा जो बसपा के वोट बैंक थे वो अपनी शिफ्ट नहीं कर पाए अपनी तरफ। इनको आशा थी कि बसपा के वोट बैंक भाजपा में आएंगे, लेकिन हुआ इसके उल्टा। जो बसपा का वोट बैंक कैडर था वो चला गया समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ, और इसीलिए आज समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इतने बड़े अंतर से भारतीय जनता पार्टी से आगे है। अगर दोनों को मिला दिया जाए तो बहुत ज्यादा आगे है। भारतीय जनता पार्टी देखिए, जो 72 सीट सोच रही थी, 75 से 80 का टारगेट था, उसके आधे से भी कम रह गई।
तो कहीं न कहीं अब एक मंथन करने की जरूरत है, बिल्कुल क्योंकि नीरज, आज का दिन चिंतन बहुत मंथन करने की यूपी को लेकर के बेहद ही ज्यादा जरूरत है। एक खास मेहमान का पैनल भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राहुल यादव हमारे साथ मौजूद है और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर डॉक्टर विपुल भी हमारे साथ मौजूद है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर। शुरुआत डॉक्टर विपुल जी से करना चाहेंगे। विपुल जी, आप किस तरीके से देख रहे हैं जो रुझान सामने आए हैं? जी, मुझे लगता है कि इस परिणाम को, रुझान कह लीजिए, अब रुझान परिणाम में परिवर्तित हो रहा है, इस तरीके से देखा जाना चाहिए कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए भी ये परिणाम बहुत मतलब सार्थक दिशा में लेकर के जाएगा। दूसरी बात ये कि चुनाव की शुरुआत से नरेंद्र मोदी ने एक टारगेट तय किया कि 400 सीट, 400 प्लस लाना है। उसके बाद विपक्ष पूरे चुनाव में इस बात पर लड़ता रहा और यह कहता रहा कि 400 प्लस का मतलब संविधान बदल दिया जाएगा। विपक्ष कहीं भी चुनाव जीतने के लिए तो चुनाव लड़ते हुए नजर नहीं आ रहा था। 400 न आए, ये उनका सबसे बड़ा मुद्दा था। तो मुझे लगता है कि जिस तरह के ग्राउंड पर विपक्ष जाकर के चुनाव लड़ रहा था, उस तरह के ग्राउंड पे उसको ज़्यादा वो सफल हुआ है। उसकी सफलता इस तरफ देखी जानी चाहिए इसको। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने ज़्यादा फोकस किया साउथ पर, और ये कहा भी जा रहा था कि इस बार के चुनाव में पैन इंडिया पार्टी बन जाएगी, बहुत मजबूती से बन जाएगी। वैसे तो देखा जाए तो केरल में एक सीट जीती है और तमिलनाडु में वोट प्रतिशत भी बढ़ा है। तो कहीं इस चक्कर में मुझे लगता है पर्सनली कि तमिलनाडु, केरल, आंध्रा, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा पर इतना ज़्यादा भरोसा था कि इधर थोड़ा सा इनको आभास हो गया था कि उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में हम पिछड़ सकते हैं, बिहार में हम पिछड़ सकते हैं, तो उधर से मतलब चीज़ें कवर हो जाएंगी, पर कवर अप होता दिखा नहीं। फिर भी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। कर रहे थे ओडिशा में, तो भारतीय जनता पार्टी की जो सीटें जितनी मिली है उतनी की उम्मीद भी नहीं थी कि इतना मिल सकता है। एग्जिट पोल में भी ऐसा कुछ सामने नहीं आया था। तो ओडिशा भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छा रहा है। पार्टिकुलर उड़ीसा में अच्छा रहा, लेकिन पश्चिम बंगाल से जितनी उम्मीद थी, मान के चल रहे थे ये लोग की ये लोग क्या एग्जिट पोल से भी कि 25-26 तक सीट आ जाएगी, लेकिन वहाँ नहीं आई। तमिलनाडु में जिस नेता को लेकर के हम मान रहे थे कि 3-4 सीट आ सकती है और वो अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, उसने अच्छा किया भी और कुछ वोटों से वो चुनाव हार गए, तो वहाँ कुछ नहीं बन पाया। आंध्रा में भी इनके गठबंधन के साथ तो ठीक है, लेकिन बीजेपी के लिए बहुत उस तरीके से साउथ में बहुत कुछ इनके हाथ लगा नहीं जितनी उम्मीद थी। ठीक है, उड़ीसा एक्सेप्शन है कि उसमें ठीक है, सीटें बढ़ी है और सरकार भी बनाती हुई नजर आ रही है वहाँ के प्रदेश में। यानी कि अब बीजेपी को चिंतन मंथन करने की जरूरत है, जिस तरीके से अब जो सीटें आई हैं, खासकर यूपी, हरियाणा, महाराष्ट्र, ये वो तमाम राज्य, पश्चिम बंगाल। बिल्कुल, अब सहयोगियों को पहले से ज़्यादा महत्व देना पड़ेगा, सहयोगियों की बात सुननी पड़ेगी। जिस तरीके से पिछले 10 साल से प्रधानमंत्री मजबूती से काम कर रहे थे, अपने फैसले ले रहे थे, मुझे लगता है कि उतना मजबूत फैसला लेने में उनको बाधा खड़ी कर सकते हैं ये लोग। और कहीं ना कहीं मतलब सबका साथ सबका विकास वाली जो बात है वो राजनीतिक सहयोगी दलों के साथ भी लागू करना पड़ेगा। चलिए ठीक है, राहुल जी आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी देखिए, मैं तो मेरी पार्टी मुझे कहने में बिल्कुल गुरेज नहीं है कि हमारी पार्टी एक मजबूत क्षेत्रीय दल के रूप में एक स्थापित पार्टी है और मजबूती के साथ हम फिर दोबारा भी इस बार अच्छा प्रदर्शन हम लोगों ने किया है। लेकिन अब चुनौतियां हमारे पास। ठीक है राहुल जी। जी 1726, आशीष कुमार निर्दलीय 1850, प्रमोद भाई पटेल। ठीक है राहुल जी, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। ये बता रहा था कि हमारी जो पार्टी है अब इसके पास जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। दरअसल जनता ने हमें यह आदेश दिया है कि आप विपक्ष में रह करके और किसी भी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के यहाँ पीलीभीत का एक हमारे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता से लेकर सभी पदाधिकारी और सर्वप्रथम जो है आम जनमानस जो पीलीभीत का है, जिसने विश्वास व्यक्त करते हुए प्रचंड बहुमत से कमल का फूल खिलाया है, पहले भी खिलाया है, आज भी है, और पीलीभीत भारतीय जनता पार्टी का घर था और हमेशा रहेगा। धन्यवाद। तो देखिए, पीलीभीत की जीत पर खुशी मनाते हुए नजर आ रहे हैं बीजेपी के तमाम नेता। राहुल जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर जीत तो मिली है, लेकिन यूपी को बीजेपी का गढ़ भी कहा जाता है, वो इस बार देखने को नहीं मिला है और आपकी पार्टी की तो बल्ले बल्ले हो गई है। जी मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि उत्तर प्रदेश में अगर भारतीय जनता पार्टी को किसी ने धाराशाही किया है और अगर किसी में धाराशाही करने की ताकत है तो माननीय अखिलेश यादव
के कुशल रणनीति में हम लोगों ने चरखा दांव के तहत समाजवादी पार्टी ने उनको पस्त कर दिया है और इसीलिए उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी चारों खाने चित है। अब देखिए, मैं आपको उदाहरण से बता रहा हूँ, फैजाबाद की सीट जो कि वहां पे उनको राम का आशीर्वाद नहीं मिला है, वहां पर राम अभी भी समाजवादी पार्टी के साथ है क्योंकि राम निष्पक्ष है और इनको बातें अब सोचनी पड़ेगी कि राम के भरोसे अब इनकी नैया पार होने वाली नहीं है। और जनता जनार्दन का जिस तरह से इन्होंने तिरस्कार किया है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश के जो ग्रामीण इलाके हैं, जो गरीब कमजोर लोग हैं, उनके बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी ने ध्यान नहीं दिया और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है महिला सुरक्षा का, तो इस पर उन्होंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। बीएचयू में अगर जबान खोली होती भारतीय जनता पार्टी ने तो इस तरह की दुर्गति, इस तरह के दुष्परिणाम उसको देखने को नहीं मिले होते। और समाजवादी पार्टी हमेशा जनता के बीच में रहती है, हम कोई एक चुनाव तक जनता के साथ नहीं रहते, हम हर दिन जनता के बीच में काम करते हैं और दुगने उत्साह के साथ समाजवादी पार्टी जनता के लिए काम करेगी और निश्चित है हमें जो भी जिम्मेदारी मिली है जनता की तरफ से उसको निभाएंगे। और संविधान की सुरक्षा का प्रश्न लेकर हम जनता के बीच में गए थे और संविधान के साथ किसी को खिलवाड़ करने नहीं देंगे और संविधान के खिलाफ जो भी बोलेगा वो इसी तरह चारों खाने चित होगा। और हम और मजबूती के साथ अपने संगठन को लेकर के, कार्यकर्ता, अपने जो हमारे समर्थक लोग हैं, इनको साथ लेकर के जनता के मुद्दों को लेकर के और तेजी के साथ आगे बढ़ेंगे। और साइकिल भारी संख्या में पहुंच रही है दिल्ली में, 38 सीट दिखा रहा है, मुझे लगता है 40 से ज्यादा सीटें लेकर के हम दिल्ली पहुंच रहे हैं। चलिए ठीक है, मुझे लगता है राहुल जी अभी जैसी बात कर रहे थे इसी तरह की बातचीत कर करके अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में बढ़त ली है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए कहीं कोई भी पार्टी इस देश में कितना भी 541 सीट जीत ले, संविधान से कोई छेड़छाड़ कर ही नहीं सकता है। लेकिन आम जन के बीच में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश ने इस बात को समझाया और उनकी बात से बहुत सारे लोग सहमत हुए। मुझे लगता है इस तरह का भ्रम फैलाया कह सकते हैं, उसको फैला करके और उनको वहां वोट बैंक उनका बढ़ता हुआ नजर आया है और रैलियों में उनके जो भीड़ हो रही थी वो वोट में परिवर्तित हुआ। ठीक है, इसी तरह की जिस तरह की बातचीत इन्होंने की वही बातचीत अखिलेश जी कर रहे थे। यानी कि जो भीड़ भारतीय जनता पार्टी की रैलियों में देखने को मिल रही थी वो वोट में तब्दील नहीं हुई है। भारतीय जनता पार्टी की रैलियों में जितनी भीड़ थी उत्तर प्रदेश में उससे कहीं कम, कहीं ज्यादा भीड़ दिख रही थी कई जगहों पर अखिलेश के साथ, खासतौर पे पूर्वी उत्तर प्रदेश में। आप इलाहाबाद में देखिए, फूलपुर में देखिए, फिर गाजीपुर की रैली देखिए, बलिया की रैली देखिए। उन रैलियों में अगर आप देखेंगे, मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं इसलिए मैंने उन सब आंकड़ों को बहुत करीब से देखा है, तो वहां भीड़ भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री से ज्यादा इनके उसमें भीड़ होती थी कुछ ठीक है ठीक है विपुल जी, माफी के साथ रोकना चाहूंगी। ठीक है, मैं वहाँ पे जो स्ट्रांग रूम था वो मैंने सील कराया था, तो मेरे को वहाँ जाके स्ट्रांग रूम ओपन करना था। फिर मैं वहाँ 4 राउंड बैठ के उसके बाद आया इधर, तो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का एक हिस्सा उधर भी है, तो इसलिए मेरे को पहले जाना, इधर मेरा इलेक्शन एजेंट था, उधर मैं था। ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसे देखते हैं सर, जो देश के एक तरह से पटल पे जो आंकड़े आए हैं वो कैसे देखते हैं, इंडिया अलायंस वर्सेस एनडीए? अभी सही पूछो तो मैंने टीवी देखा ही नहीं अभी। ठीक है, इसलिए मैं देखूंगा, अभी जाके थोड़ा बैठूंगा, क्योंकि अंदर मोबाइल तो ले जाने नहीं देते हैं तो पता भी नहीं लगता है। धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू। विपुल जी, एक चीज और आपसे जानना और समझना चाहेंगे, आरएसएस को लेकर के एक बयान दिया गया था, अगर आपको पता है, उस बयान का असर तो नहीं पड़ा है जो बीजेपी की सीटें इतनी कम हो गई? मैं इसको इस तरीके से नहीं देखता हूँ। एक तो देखिए कि लगातार 10 साल से कोई सरकार सत्ता में बैठी हुई है तो उसके खिलाफ एक एंटी इनकैम्बेसी होती ही है थोड़ी सी। और मोटे तौर पर मैं जो बात कर रहा था कि भारतीय जनता पार्टी से चूक यहाँ हुई है कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा जैसे जगहों से ज़्यादा जोर उन्होंने अन्य जगहों पर दिया, और जबकि उत्तर प्रदेश से ही पिछले 2 चुनावों में उनको सर्वाधिक सीट आ रही थी, उतना मेहनत मुझे लगता है कि वहाँ नहीं हुआ। दूसरी तरफ जो ये 400 प्लस का नारा देने के साथ ही जिस तरह की बहस आई, उसमें पक्ष और विपक्ष दोनों बहुत वाइड चले गए, और उस वाइड जाने में भारतीय जनता पार्टी का कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत बड़ा मुद्दा था राम मंदिर को लेकर के, लेकिन राम मंदिर को लेकर के आप देखते हो कि सेकेंड फेज का इलेक्शन होने के बाद तो कतई कहीं कोई बातचीत नहीं है। 370 पर चुनाव लड़ सकते थे, तमाम मुद्दे थे, विकास के मुद्दे थे, नितिन गडकरी को आगे करके चुनाव में मतलब सड़क वाला काम जो है उसको करके लड़ा जा सकता था, बहुत सारा काम है, लेकिन उस पर न लड़ करके भारतीय जनता पार्टी सेकंड फेज, तीसरे फेज के बाद तो जो मुद्दे बन गए थे वो भविष्यवाणी बन गई थी
कि हम इतने पार हो जाएंगे, हम इतने पार हो जाएंगे, बस वही नारा लेकर के चला जा रहा था। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र दामोदर दास मोदी, मुझे लग रहा है गुजरात से लेकर के और केंद्र में अब तक जितने सालों से सत्ता कर रहे हैं, पहली बार सत्ता में होते हुए और चुनाव लड़ते हुए वो कांग्रेस के या कहिए कि विपक्ष के जाल में भी फंसते हुए नजर आए। वो जो संविधान से छेड़खानी की बात हुई 400+ वाले पर, उसमें उस ट्रैप में वो आते गए। ग्राउंड कई बार कांग्रेस वाला भी बना, उस ग्राउंड पर जाकर के खेलने की कोशिश की। उस ग्राउंड की खिलाड़ी कांग्रेस बड़ी है। आप अपने ग्राउंड पर बने रहिए। आपके पास मंदिर का मुद्दा है, आप जिन मुद्दों को कश्मीर को लेकर के चल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपको पूरे देश में जो भारतीय जनता पार्टी के वोटर हैं उसमें से 90% लोग इन मुद्दों पर और विकास के मुद्दे पर वोट करते हैं। इस बार विकास के मुद्दे पर चुनाव नहीं लड़ा जा रहा था, बल्कि मतलब धर्म के नाम पर और दूसरे तरीके से उसको मुजरा करेंगे, मुसलमान और तमाम चीजें ये करेंगे वो करेंगे। ये बहुत नुकसानदायक हुआ मेरे हिसाब से। राहुल जी कुछ कहना चाह रहे हैं वो भी कहिएगा। साथ ही एक सवाल ये भी कि बड़ी जिम्मेदारी मिल गई है आपके मुखिया को, अखिलेश यादव को। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि नीतीश कुमार को मनाने की, चंद्रबाबू नायडू को मनाने की जिम्मेदारी दी गई है। देखिए, मैं पहले ही स्पष्ट कर चुका हूं कि जितने भी एनडीए के घटक दल हैं, जितने भी दल हैं, उसमें से अधिकतर दल जो हैं वो हमारी विचारधारा के हैं और वो मजबूरी में, क्योंकि उनको ऐसा लगा कि उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है या उनको सम्मानित सीटें नहीं मिल रही हैं। तो अब न्याय हो जाएगा? नहीं, अब वो हमारी विचारधारा के हैं। हम ये आशा करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा भगदड़ मचेगी। आप देखिएगा, अभी कल तक, परसों तक ये आप ये ना समझे कि एनडीए की सरकार बनेगी और बहुत सुरक्षित। ये सरकारों में से ज्यादातर घटक दल हमारे पास आएंगे और हम उन्हें बुलाएंगे नहीं, वो खुद आएंगे, क्योंकि विचारधारा के हैं। और जिस तरह की एनआरकी और तानाशाही भारतीय जनता पार्टी में है, अभी विपुल जी बड़ी अच्छी बात कह रहे थे और बड़ी गंभीर बात भी है ये कि इंडियन एक्सप्रेस के जो है उसमें इंटरव्यू दिया एक बार जेपी नड्डा ने, उसको मैंने भी पढ़ा और मुझे ये पढ़कर बहुत दुख हुआ। उन्होंने साफ कहा कि भारतीय जनता पार्टी अब कैपेबल है, अब सक्षम है, उसको आरएसएस की आवश्यकता नहीं है। ये कोई छोटी बात नहीं है। आप एक भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और आपने आरएसएस पे इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं, इसका मतलब है कि आपके और आरएसएस के बीच में कुछ ठीक नहीं चल रहा है और आरएसएस प्रमुख खुद इस पूरे चुनाव में सक्रिय नहीं थे। यह भी कोई छोटी बात नहीं है। मैं किसी के आंतरिक संगठन के आंतरिक कोई मामलों पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन यह संदेश बहुत बड़ा है और भारतीय जनता पार्टी के अंदर इसका मतलब यह है कि तानाशाही आ चुकी है और इस तानाशाही से खुद उनके नेता ग्रस्त हैं, वो खुद परेशान है। तो इस तानाशाही से, जो तानाशाही और उत्पीड़न है, इससे तंग आकर उनके घटक दल हमारे पास आएंगे और उनका जो है इंडिया गठबंधन स्वागत करेगा। और मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन की सरकार, अगर नीतीश कुमार आते हैं, कहते हैं मुझे प्रधानमंत्री बना दीजिए, मैं आता हूं आपकी पार्टी में। बिल्कुल नीतीश कुमार जी के, जिनकी राहुल गांधी का उदाहरण लोग देते हैं, वो राहुल गांधी का क्या, या फिर अखिलेश यादव नहीं चाहेंगे? अरे क्या? भाई, इंडिया गठबंधन जब घटक दल एक साथ बैठेंगे तो अपना नेता चुनेंगे और इसमें कोई ये संगठन है और सबकी सहमति से कोई नेता हम मिलकर चुन लेंगे। उसमें कोई लाग लपेट या किसी तरह का कोई झगड़ा नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी एनडीए नहीं है, ये इंडिया गठबंधन है। इसमें कोई नहीं, आपस में बैठ के सब लोग बातचीत करेंगे और हमने अभी तक जो भी हमारा प्रेडिक्शन था, जो हमारी रणनीति थी, वो कामयाब हुई है। तो हम पर सबको भरोसा है और घटक दल हमारे पास आएंगे। इंडिया गठबंधन के संगठक दलों में ही सबसे ज्यादा लड़ाई हुई है और चुनाव से पहले ही लड़ाई शुरू हो गई। आप कैसे कह सकते हैं कि सब लोग एक साथ एक निर्णय पर आ जाएंगे? नहीं, लड़ाई नहीं। आपसी, चूंकि हमारे यहाँ लोकतंत्र है, आंतरिक लोकतंत्र की वजह से थोड़ी असहमति हो सकती है और ऐसी कोई लड़ाई नहीं है। सारे घटक दलों में खुशी है। आप देखिए, सब खुशियां मना रहे हैं और हर तरफ जो है उल्लास है और ठीक है। इस पे भी चर्चा करेंगे, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि कुशीनगर से बीजेपी उम्मीदवार विजय कुमार दुबे ने भारी मतों से जीत हासिल की है। इसको लेकर के हमारे संवाददाता ने विजय कुमार दुबे से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा है, सुनिए। लोकसभा चुनाव का नतीजा आ चुका है और कुशीनगर से इस बार पुनः दोबारा जीत दर्ज की है सांसद विजय कुमार दुबे जी। बात करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। सांसद जी, इस बार लगातार दूसरी विजय, क्या कहना चाहे, पहला रिएक्शन क्या है? दूसरी विजय ही अभूतपूर्व सफलता है और इस सफलता के पीछे 2 महीना से प्रतिकूल और भीषण गर्मी में मौसम में आप देख रहे हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हों, वरिष्ठगण हों, जनप्रतिनिधि हों, पूर्व वर्तमान, सभी लोगों ने बहुत मेहनत किया और इसी कारण से कुछ परसेंटेज भी घटा पिछले बार से, लेकिन फिर भी लगभग हम लोग 6 लाख के लगभग मत पाते दिख रहे हैं। तो मान लें कि 70,000 से ऊपर जीत का अंतर है। और दूसरा कारण वो आप भी जानते हैं कि एक समाज का वो वर्ग जो अभी शिक्षा से थोड़ा दूर है, उनको संविधान बदलने की बात करके बार बार नहीं होता है, लेकिन एक बार जिनके पास राष्ट्र और समाज के विकास का कोई एजेंडा नहीं, वो गुमराह करने में सफल हो गए।
लेकिन तीसरी बार कमान जब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी लेने जा रहे हैं तो उनकी ये गलतफहमी भी बहुत जल्द दूर हो जाएगी और इस तरह गुमराह करने वालों का चेहरा भी बेनकाब हो जाएगा। नागेंद्र त्रिपाठी, न्यूज इंडिया, कुशीनगर। तो उधर पटियाला से कांग्रेस उम्मीदवार धर्मवीर गांधी से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है, सुनिए क्या कुछ कहा है। हाँ जी डॉक्टर साहब, आप दूसरी बार MP बनने जा रहे हैं, क्या कहना है आपका? देखिए, बड़ा अच्छा लग रहा है कि दूसरी बार अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने जा रहा हूं और जो क्षेत्र के मुद्दे हैं जैसे वो राजपुरा चंडीगढ़ रेल लिंक है, जो पटियाला सनंता सड़क को 4 लेनिंग करनी है, घग्गर की समस्या हल करनी है और देश के स्तर पर जो धर्म के नाम पे राजनीति होती है, जो लोकतंत्र का हनन हो रहा है, जो संस्थाएं खत्म हो रही हैं, चाहे ED हो, CBI हो, मीडिया हो, सब आज़ाद नहीं रहे हैं, वो उनकी स्वतंत्रता खत्म कर दी गई है और देश में जो एक नफरत का माहौल है वो सबको खत्म करके संविधान के अनुसार चलने वाला एक राज्य बनाना है, एक समृद्ध राज्य जो पूंजीपतियों की जकड़ से बाहर हो, सबके लिए समान मौके हों, सामाजिक न्याय के और आर्थिक न्याय के समान मौके हों, ऐसा हिंदुस्तान बनाना है। इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने जा रहे हो? बिल्कुल बनाने जा रहे हैं, बिल्कुल। मोदी का जो गुब्बारा था ना, शेयर मार्केट, सट्टा बाजार और भाजपा का मिलकर वो फूट चुका है, लोगों के सामने ये नंगे हो गए हैं, 300 के नीचे अटके हुए हैं। तो हमारा बहुत चांस है क्योंकि कुछ राज्यों का इन्होंने नाक में दम किया हुआ है, जैसे उड़ीसा का, और नीतीश भी खुश नहीं है। हम लोग उन सभी लोगों से संपर्क करेंगे जो भाजपा सत्ता से बाहर करना चाहते हैं, हम लोग संपर्क करेंगे और 272 का जादुई आंकड़ा हम पार करेंगे। ये थे डॉक्टर धर्मवीर गांधी जो पटियाला से MP नए बने हैं और इनका कहना है कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं, इंडिया गठबंधन की ही सरकार बनेगी, मोदी का जो गुब्बारा बना हुआ था वो हमने तोड़ दिया है। कैमरामैन साहिल के साथ जसबीर सिंह। सुपौल से JDU के उम्मीदवार दिलेश्वर कामत से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है, क्या कुछ कहा है दिलेश्वर कामत ने, सुनिए। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है सुपौल के नवनिर्वाचित सांसद दिलेश्वर कामत। दिलेश्वर कामत जी सुपौल में दूसरी बार सांसद बने हैं। सर, जीत की सबसे पहले बहुत बहुत बधाई। देखिए, यह जीत सुपौल की जनता की जीत है। यह जीत हमारे आदरणीय माननीय मंत्री श्री विजेंद्र प्रसाद यादव की जीत है। उन्होंने इस चुनाव में प्रत्येक दिन लगभग 25 बैठक उन्होंने किया, पूरे संसदीय क्षेत्र में घूम घूम के उन्होंने प्रचार किया, फलस्वरूप ये लाखों से अधिक वोट से यहाँ जो है जीत हुई है। इसके लिए मैं अपनी ओर से सुपौल संसदीय क्षेत्र की जनता की ओर से उनके प्रति आभार प्रकट करता हूँ, जो उन्होंने काफी मेहनत करके इस सीट को हासिल करने का काम किया और इतने अधिक वोट से जिताने का काम किया, उसके लिए मैं आभारी हूँ। सांसद साहब, जिस तरह आप क्षेत्र में जाते थे, लोगों से जो वादा किए थे, अब किस तरह का काम सुपौल में फिर होगा? देखिए, जो वादा किया है वो तो निभाना ही होगा। मैंने पहले भी वादा किया था, रेलवे को प्राथमिकता दूंगा, मैंने रेलवे को प्राथमिकता दिया। रेलवे ट्रेन जो आपको ध्वस्त था उसको चलाने का काम किया, रेल बीज कोशिश का उस पर गाड़ी चलाने का काम किया। इस तरह जो मैंने वादा किया था जनता को, वादा पूरा करने का काम किया है। इस बार भी मैं जनता से वादा करता हूं, जो छूटा हुआ जो काम है, अधूरा जो काम है, उसको मैं पूरा करूंगा। तो साफ तौर पे मान सकते सुपौल का चौमुखी विकास अब दिलेश्वर कामत जी बिल्कुल फिर करेंगे। देखिए, यहाँ का चौमुखी विकास बच्चा जानता है। माननीय मंत्री आदरणीय श्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी ने जो विकास किया है, यहाँ का बच्चा जानता है। किसी चीज की कमी नहीं है, सारे विभागों का चौमुखी विकास हुआ है। जो बचा है उसमें भी लगे हुए हैं, वो दिन रात विकास का काम में लगे रहते हैं। तो आपने सुना नवनिर्वाचित सांसद दिलेश्वर कामत को, इनका साफ तौर पे कहना है कि सुपौल का जिस तरह उन्होंने काम किया, जनता के जनता ने फिर एक बार इन पे भरोसा जताया है और फिर ये जो जनता के बीच जाएंगे और जो भी काम बचे हैं वो काम को पूरा करेंगे। के साथ राजेश चौधरी, न्यूज इंडिया, सुपौल। तो जहां पर जीत हासिल करते जा रहे हैं उम्मीदवार, वहां पर कार्यकर्ताओं का जोश जो है वो हाई देखने को मिल रहा है। हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ा हुआ था, राहुल जी और विपुल जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा, चर्चा आगे भी करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का।